नमस्कार दोस्तों, यूजे के कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार पीएचडी स्कॉलर आप सभी के बीच में आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। दोस्तों, बच्चे क्या है कि सबसे ज्यादा इस चैप्टर की तैयारी करते हैं, पर इसमें से जब क्वेश्चन निकल के आता है तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसका एक मेन रीजन ये है दोस्तों कि बच्चे इसको इतना सीरियस नहीं लेते इस चैप्टर को, और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो छूट जाता है। पर ये चैप्टर में ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इसमें से हर बारी किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट हो उसमें से क्वेश्चन निकल के ही आएगा। 100% है दोस्तों। ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन निकल के जरूर आ जाता है। और ये जो चैप्टर है ये अकाउंटिंग का बेस है। इसके बिना दोस्तों अकाउंटिंग क्या है, अधूरा है। तो आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की दोस्तों, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करने से पहले दोस्तों हम कुछ टर्म है उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये टर्म ऐसी है दोस्तों कि यहाँ से कई बार इनकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आईसीएआई। आईसीएआई क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों कि ये आईसीआई है क्या और कब बना था। ये दोस्तों आपका आईसीएआई ये आपका 1949 को बना था, 1 जुलाई 1949 को। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये कुछ ऐसी टर्म है जो आपको अगर कोई यूट्यूबर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कराता तो ये टर्म नहीं बताता दोस्तों। और ये टर्म ऐसी है कि इनमें से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें आपको फोकस करना। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। इसके बाद है दोस्तों एक गैप। ये दोस्तों ये ऐसी फुल फॉर्म है दोस्तों कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर बारी किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस होता है या यूजीसी नेट का जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसमें आपको याद करने का क्या तरीका है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अब इसको आप देखो, फुल फॉर्म देखो इसकी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है कि फुल फॉर्म का तो पता होता है बच्चों को, पर कंफ्यूजन कहाँ पे होती है दोस्तों? कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, ये आगे पीछे कर दिया जाता है और यहाँ पे बच्चे कई बार मार खा जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है किसी भी प्रकार का। कोई भी अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका इसका जनरली एक्सेप्टेड क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से होंगे? जनरली एक्सेप्टेड। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको अब याद होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये भूलोगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। ये हर बारी कहीं ना कहीं पे आ जाती है पेपर में। तो इसके बाद हम इसमें एक और बात दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो आपका आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं वेरियस टर्म में। कौन कौन सी टर्म है दोस्तों? वे होती है अजम्पशन, कन्वेंशन, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स। इसमें भी आपको क्या बोल सकते हैं, अदर नेम बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो ये दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताता, जो आपको मैं ये इतना डीपली करा रहा हूँ। सिर्फ जो होते यूट्यूबर होते हैं और भी बता देते हैं, और ये बता देते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों मैं इतनी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आने वाले टाइम में आपके बीच में लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा दोस्तों? फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दोस्तों। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट separate एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर एंड अदर। क्या कहता है दोस्तों? जो आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि जो आपकी
बिजनेस की जो भी लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके अकाउंटिंग जो जितने भी आपके अकाउंट्स है, वो क्या है, स्प्लिट होने चाहिए, मतलब अलग होने चाहिए। किससे? ओनर से भी, क्रेडिट से, मैनेजर से, सबसे अलग होने चाहिए। कैसे दोस्तों? कि जो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पर्सनल रिकॉर्ड से अलग होना चाहिए। इसमें देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ओनर है, किसी ने कंपनी स्टार्ट की, कोई कंपनी का ओनर है, वो कंपनी में क्या लेके आता दोस्तों? कैपिटल लेके आता। क्या लेके आता? कैपिटल लेके आता। तो कैपिटल क्या, हम कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैपिटल को क्या मानते हैं दोस्तों? लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? लायबिलिटीज। तो दोस्तों कैपिटल क्या होगी? लायबिलिटीज होती है कंपनी की। फिर हम क्या होता है दोस्तों, जो कैपिटल होता है उस पे हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट भी पे करते हैं। और अगर कोई ओनर कंपनी से पैसे निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं? ड्रॉइंग। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कहता है कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन है, वो क्या होना चाहिए? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होना चाहिए। इसमें दोस्तों इसका सब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आपको कोई नहीं बताता दोस्तों। आपको ये तो पता होता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है, पर इसमें एक होता है कि कई बार आपसे ये चीज पूछ ली जाती है दोस्तों। इसमें सबसे डीपली चीज है दोस्तों, ये आपको नहीं बताता कोई भी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो आप बार बार रीड करते रहते हो, आपको पता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। पर ये दोस्तों कि कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या दोस्तों? प्रोप्राइटरशिप। ये आपने नाम सुना होगा कॉमर्स के स्टूडेंट ने। एक होता दोस्तों पार्टनरशिप। वो होता दोस्तों एक कंपनी। कंपनी में तो लागू होता ही दोस्तों। ये दो दो चीज होती है दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। क्या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इन दोनों पे लागू होता है? ऑप्शन कई बार डाल देते हैं दोस्तों ये एमसीक्यू में कि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि देखो दोस्तों कि कंपनी क्या मानती है कि जो बिजनेस है वो सेपरेट होता है, उसका जो आपका ओनर है उससे अलग होता है। तो इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है, ये पर्सनल लाइबल होते हैं दोस्तों। अगर कोई लाइबिलिटी हो जाती है बिजनेस में तो ये पर्सनली लाइबल होते हैं। तो क्या ये भी इस रूल पे लागू होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों यस। जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है दोस्तों, ये भी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, और बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो आपको ये याद रखना कि जो आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे भी लागू होता है। बाकी जितने भी टाइप की कंपनी होती है उन पे तो लागू होता ही है दोस्तों। पर ये जो दो जो है दोस्तों, इन पे भी ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? लागू होता है। तो ये था दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद दोस्तों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन, कौन सी? ओनली दोज ट्रांजैक्शन और इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग which are capable to being expressed इन टर्म ऑफ मनी। क्या कहा दोस्तों? ये ध्यान रखना आपने। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि सिर्फ वे चीजें, कौन सी? वे चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी जिसका मनी में, जो मनी टर्म में जो प्रेजेंट हो या इसको एक्सप्रेस किया हो। तो दोस्तों मतलब सिर्फ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो मनी टर्म में लिखे जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई, जैसे कि स्ट्राइक है, स्ट्राइक होने की संभावना दोस्तों, तो उससे पता कितना कि स्ट्राइक होगी फ्यूचर में, या किसी प्रकार का कोई झगड़ा है, तो उसको हम दोस्तों बैलेंस शीट में नहीं लिखते कभी भी, क्योंकि वो मनी की टर्म में नहीं है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों कि हम और बोल सकते हैं कि इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपने कंपनी में 10 मशीनें लेके आए आप, और दोस्तों जैसे कि आपने ए, 1,000 आप चेयर लेके आए, और जैसे कि आप कोई 500 केजी आप जो रॉ मटेरियल लेके आए, तो ये हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते दोस्तों।
इनकी जो वैल्यू होती है वो मनी की टर्म में होनी चाहिए। अगर मनी की टर्म में है तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते दोस्तों। या किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक है, स्ट्राइक में जो लॉस होगा, तो लॉस को तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको तो मनी की टर्म में लिख सकते हैं, परंतु अगर आपको ये पता कि ये स्ट्राइक होने वाली है और इससे इतनी हानि होगी, ये पता ही नहीं है दोस्तों, तो उसको हम बैलेंस शीट में हम नहीं लिख सकते। सिर्फ मनी की टर्म में हम लॉस और जो आपका प्रॉफिट है उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई टर्म हम बैलेंस शीट में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो आप अकाउंट्स बनाते हैं उसमें हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अकाउंट का जो काम ही होता है वो पैसों का लेन देन होता है दोस्तों। तो अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी वो सिर्फ पैसों के लेन देन के हिसाब से लिखी जाएगी, मनी की टर्म में लिखी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों, इसमें क्या बोला गया कि एज पर द कंसेप्ट it is assumed that business will continue to exist for a long period of time या in a future time। कि हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका बिजनेस है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, और जो आपका क्या है कि बिजनेस है वो एग्जिट नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, कि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। इसमें क्या बोला गया आगे दोस्तों, जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक ऑफ बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट कंटिन्यू एंटरप्राइज, की एक कंटिन्यू लगातार आपको जो बिजनेस है वो काम कर रहा है, उस पे उसके बेस पे आप जो है अकाउंट बनाते हो। जैसे कि आपको दोस्तों कोई मशीन मशीन पे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या होते हैं, आप एक 10 ईयर के लिए जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो या 20 ईयर के लिए आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हो, उसको आप ईयर वाइज क्या करते हो, उसको डिवाइड कर लेते हो, और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको क्या करते हो, सेट ऑफ करते हो। एक इसमें दोस्तों जैसे कि कोई हम ईशॉप शेयर करते हैं, ईशॉप शेयर करते हैं, ईशॉप शेयर है, या फिर आप जो डिवेंचर है दोस्तों वो इशू करते हैं, या फिर आप जो है लोन लेते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या होता है दोस्तों, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस है, कि आपका जो बिजनेस है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा दोस्तों, और एक इसका क्या है कि कोई एंडिंग पॉइंट अभी नहीं है दोस्तों। तो ये मान के चलते हैं कि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो होता है कि हर एक चीज की वैल्यूएशन जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसका जो एक बेस्ट एग्जांपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस दोस्तों। क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कि आप दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, कि आप पहले कुछ खर्चे कर देते हो जिसकी मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या जिसका आप शुरू में कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते, उसको आप शुरू में कुछ खर्चे करते हो, परंतु ये मान के चलते हो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस करने के बाद आपको जो फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बेस है कि आप फ्यूचर में जो हो ये मान के चलते हैं कि आपका जो बिजनेस हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके बाद दोस्तों अगला क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कौन सा दोस्तों? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों, ये प्रिंसिपल कहता है कि द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस इज फ्रीक्वेंट इंटरवल, this entire life of the firm divided into time interval for the measurement of profit of the business। देखो दोस्तों कि कोई भी फर्म है या कोई भी बिजनेस है, वो क्या होता है कि आपको कंपनी के प्रॉफिट तो कैलकुलेट करने हैं ना, तो उसके लिए आपको एक पीरियड तो चाहिए ना, कि आपको कितने टाइम के लिए आपको जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को या कंपनी को कितना लॉस हुआ, वो तो आप कैलकुलेट करोगे। उसके लिए आपको एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि दोस्तों आपको कंपनी ने जो टैक्स पे करना है, या कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, आपको जो बैलेंस शीट की जो आपको ओवरव्यू पता करना है, कंपनी की परफॉर्मेंस का पता करना, उसके लिए आपको एक पीरियड कैलकुलेट करना दोस्तों। और वो पीरियड क्या दोस्तों, जो जो अकाउंटिंग टर्म में वो पीरियड 12 मंथ का पीरियड कैलकुलेट किया गया दोस्तों, कि आपको 12 महीने मतलब हर एक साल के बाद आपको जो बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो मेंटेन करना, और उसके बारे में कंपनी की जितनी भी आपको परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का दोस्तों, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों,
ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें दोस्तों, कि अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होता है। इंडियन स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें दोस्तों 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसके बाद दोस्तों कोस्ट कंसेप्ट। कौन सा? कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों? ये होता है इट इज, इसको दोस्तों एक तो हम बोल सकते हैं कि आपको जो है इसको हम हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना आपको। इट इज आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। द एसेट इज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ द अकाउंट एट द प्राइस पेड फॉर इट नॉट इट मार्केट वैल्यू। कोस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट नाम से पता चलता है दोस्तों, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री। इसका क्या मतलब है दोस्तों हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट का? कि कंपनी ये कहती है दोस्तों कि जो भी आपने माल खरीदा है, जो मतलब कंपनी ने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया है या कोई भी मशीन या कोई एसेट बोल सकते हैं हम कि परचेज की है, तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी दोस्तों वो हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट पे होगी, ना कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल से बता देता हूं दोस्तों कि जैसे कि कोई कंपनी ने जैसे कि कोई आपको 20 लाख की दोस्तों आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, तो 20 लाख की जो बिल्डिंग परचेज की वो होगी आपकी दोस्तों हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। एट प्रेजेंट आज के टाइम में उस बिल्डिंग की वैल्यू 40 लाख है दोस्तों। तो क्या ये मार्केट वैल्यू दोस्तों। तो कोस्ट कंसेप्ट ये बोलता है या हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि आपने जो प्राइस पेड किया है किसी भी एसेट के लिए, आप उस पे बैलेंस शीट पे उसकी वैल्यूएशन करेंगे या उस पे जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें उसको वैल्यू वो शो करेंगे, ना कि आपकी मार्केट वैल्यू पे। ये होता है दोस्तों कोस्ट कंसेप्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आप कोस्ट कंसेप्ट क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों अगला कंसेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल नाम से पता चल रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं कि किस टाइप के कौन से कंसेप्ट है। तो इसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल का मतलब आपको पता ही दोस्तों, ड्यूल का मतलब दो। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड एज हैव ए ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल मतलब दो एस्पेक्ट से। कैसे दोस्तों? कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो इफेक्ट करती है एटलीस्ट टू अकाउंट। कि जो भी आप कोई कंपनी में ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे। कैसे दोस्तों? कि एक अकाउंट तो आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और जो अदर अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो दोस्तों इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हैज बीन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। क्या दोस्तों? ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। देखो दोस्तों ड्यूल एस्पेक्ट कांसेप्ट का ये है दोस्तों, और ये आपको नोट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एंट्रेंस में जरूर मिलेगा दोस्तों आया हुआ। तो ये आपको पीएचडी का जो भी कोई एंट्रेंस होता है या यूजीसी नेट का, डीएसएसबी का, या फिर केवीएस का, या फिर किसी प्रकार का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कई बार क्या होता है दोस्तों, इसको घुमा के भी लिख दिया जाता है कि जो ये बोल दिया जाता है कि एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बात वही है कि ये जो कैपिटल है यहाँ पे लेके आगे इसको, और माइनस कैपिटल करके इज इक्वल टू लायबिलिटी होगी। ये इस तरीके से, जैसे दोस्तों ये बोल दिया जाए कि 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो आप कैसे लिख लो दोस्तों इसको? आप 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लिख दो, या इसको आप 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लिख दो। बात सेम है दोस्तों, पर आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस जो आपकी कैपिटल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका ड्यूल एसेट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की। कौन से की दोस्तों? रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट की। ये क्या कहता है दोस्तों? ये इसको एक तो हम, ये आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपने नोट करना सबसे पहले तो, कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू आपको पता है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस, अगर आपने P&L अकाउंट पढ़ा तो उसमें आपको रेवेन्यू पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है।
उसकी तो हम बाद में बात करेंगे दोस्तों रिवेन्यू की। तो पहले हम ये देख ले कि ये कंसेप्ट का अदर नेम क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या दोस्तों? इट इज आल्सो कॉल्ड, किसको आप कौन सा कंसेप्ट और बोल सकते हो? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन नाम से पता चल रहा है दोस्तों, रियलाइज। इसके बाद दोस्तों रिवेन्यू का क्या मतलब है? Revenue means the amount which add to the capital as the result of the business operation. Revenue is earned by the sale of the good. अगर आपने कोई माल बेचा उससे आपको वो क्या हुआ आपका कंपनी का रिवेन्यू दोस्तों। रिवेन्यू क्या दोस्तों? रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ओनरशिप ऑफ द गुड्स कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जब ओनरशिप ट्रांसफर करते हो किसी गुड की तो वो आपका क्या माना जाएगा? रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वहां पे आपका जो है एग्जिस्ट करेगा। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा दोस्तों आपको। देखो जैसे कि अगर फर्म ने कोई ऑर्डर मिला किसी माल का कि 1 जनवरी को, इफ ए फर्म गेट एन ऑर्डर टू गुड्स ऑन 1 जनवरी, सप्लाई की गुड्स की कब दोस्तों? 20 जनवरी की, और रिसीव्ड इन कैश कब हुआ? 1 अप्रैल। जो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसकी, जो आप बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिखेंगे वो कब की डेट में लिखेंगे इसको? तो इसका जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट था वो था ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो इसमें दोस्तों ये देखो कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है। यहाँ तो ऑर्डर मिला था, यहाँ आपने सप्लाई कर दी, ओनरशिप कर दी ना दोस्तों ट्रांसफर, और यहाँ पे रिसीव कैश। तो हम इसकी एंट्री 1 अप्रैल को नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम इसकी एंट्री लिखेंगे 20 जनवरी को। ये क्या बोलता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट? रिवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न 20 जनवरी, ओनरशिप ऑफ द गुड्स वाज ट्रांसफर्ड ऑन दैट डे। एक तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपकी जो ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर के टाइम पे आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट, या इसको आप रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद होना चाहिए। और ये आपके कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिस टाइप का मैंने एग्जांपल दिया इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये दोस्तों जो आपका रिवेन्यू है, किस केस में? रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। दोस्तों इसमें तो कोई ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं, तो ये किस बेस पे होंगे आप? इनसे भी तो आपको रिवेन्यू अर्न हो रहा है दोस्तों। या आप तो इसको आप किस बेस पे करेंगे? इसको आप करोगे टाइम बेसिस पे। एक क्वेश्चन ये निकल गया था दोस्तों यहाँ पे कि जो आपका रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे आप? टाइम बेसिस पे करेंगे। इसका एग्जांपल क्या दोस्तों? इसका एग्जांपल देखो दोस्तों, ये दोस्तों कि अगर कमीशन ऑन अप्रैल 2015 इज रिसीव इन एडवांस इन मार्च 2015, कि आपको अप्रैल 2015 का जो कमीशन था वो एडवांस में रिसीव हो गया कब? मार्च 2015 में। इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग अप्रैल 2015। देखो दोस्तों आपका अकाउंटिंग पीरियड कब से कब था? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखो दोस्तों अब ये क्या हुआ कि आपको एडवांस में कब मिल गया? ये मार्च में मिल गया दोस्तों, मार्च में मिल गया। यहाँ पे लगा लो दोस्तों मार्च, ये मार्च 2015 और ये फिर 2016 से है दोस्तों, 2016 का। तो मार्च 2015 में मिल गया आपको ये, कौन सा था ये ईयर? तो ये 2015 का ही ना दोस्तों, 2015 का, ये 2016, 15 से 16 अप्रैल का था ये दोस्तों, मिल गया आपको मार्च 2015 में। तो आप जो इसको टाइम बेसिस पे है, तो टाइम बेसिस पे आप कब मानोगे इसको? अप्रैल 2015। ये जो आपका जो 2014 से 2015 वाला है इसमें ही कैलकुलेट करेंगे अगर आपको रिसीव्ड इन एडवांस हो गया दोस्तों। जिस साल आपको जिस मंथ में या जिस ईयर में आपको एडवांस में रिसीव हुआ है तो आपको उसी ईयर में टाइम बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों यहाँ पे, ये कई बार निकल के आ जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ऑन द टाइम बेसिस आपको ये आंसर, ये मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन डाल दिया और उसके बारे में पूछ लिया कि कब इसको आप कैलकुलेट करेंगे या किस टाइम आप इसको रियलाइजेशन कंसेप्ट में एंट्री करेंगे, इसकी डेट पूछ ली जाती है दोस्तों इसमें। इसके अलावा दोस्तों एक है मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा दोस्तों?
मैचिंग कंसेप्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, मैचिंग कंसेप्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग फॉर मैचिंग कंसेप्ट ऑफ सॉरी मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, क्या कि आपको रिवेन्यू क्या करने पड़ेंगे, फर्स्ट रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, कि आप जो रिवेन्यू है वो तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, लिखोगे, साथ में जो आपको कॉस्ट इनकर किया, आपने जो कॉस्ट पे की है, जो आपने रिवेन्यू जनरेट करते टाइम, वो भी आपको साथ के साथ लिखनी है, तभी आपकी जो होगी मैचिंग होगी। मैचिंग कैसे कि आपकी जो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट दोस्तों। तो ये आपका मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट के अंदर दोस्तों आपको 4 पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। मैचिंग कंसेप्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 4 पॉइंट में से। सबसे पहले दोस्तों कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने नोट करना है। फर्स्ट क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, जैसे कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम में कि आपको 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या होता है दोस्तों, आप किस्तों में पे करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ऐसे पे करते हो दोस्तों। तो फिर क्या करते हो दोस्तों, जिस जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, केवल उसी को आप नोट डाउन करोगे, बाकी को आप नेक्स्ट ईयर में पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि उसका जो बेनिफिट होगा वो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। तो ये आपकी एक ट्रीटमेंट है दोस्तों इसमें, कि आपकी जो नेक्स्ट ईयर में आप जो भी एक्सपेंसेस है वो आप नेक्स्ट ईयर में शो करेंगे, ना कि इस ईयर में दोस्तों। और जो आपका फ्यूचर बेनिफिट होगा इंश्योरेंस से, वो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल देंगे दोस्तों। एक तो ये दोस्तों इंश्योरेंस का इसमें। एक दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो अनसोल्ड रह गया दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको ओपनिंग स्टॉक कंसीडर करके और उसको नेक्स्ट ईयर में पोस्टपोन कर देंगे दोस्तों, और फिर वहां से जो आपको प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो ये एक ये दोस्तों इसमें क्लोजिंग स्टॉक का। थर्ड पॉइंट क्या दोस्तों, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया कि आपकी जो इनकम रिसीव्ड हुई है, जो आपकी इनकम है वो रिसीव्ड हुई है, वो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे रिवेन्यू में। और दोस्तों जो आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम वो कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे रिवेन्यू में से। ये दोस्तों आपकी मैचिंग कंसेप्ट है। फोर्थ जो इसका लास्ट पॉइंट है कि आपको रिवेन्यू है जो दोस्तों वो इंक्लूड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए दोस्तों, वो आपने पेड किए हैं या नॉट पेड किए हैं, तो क्या दोस्तों उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100% दिखाओगे, शो करेंगे, क्योंकि आपने जो भी अगर इनकम रिसीव्ड हुई है और उससे जो आपको एक्सपेंसेस इनकर की है वो आपने पेड की है, या फिर वो आउटस्टैंडिंग है, क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मैचिंग कंसेप्ट में, ये आपको याद रखना। तो वो भी आप इसमें क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे दोस्तों, आपका जो आपका अकाउंट है उसमें आप राइट ऑफ करेंगे। तो ये था दोस्तों मैचिंग कंसेप्ट। इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखने, इंश्योरेंस का, क्लोजिंग स्टॉक का, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का दोस्तों, और एक ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ये था दोस्तों आपका मैचिंग कंसेप्ट। इसके बाद आपका दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, ये हमको बताता है कि दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस ऑन आइदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट। कि दोस्तों आप किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो आपकी जो मतलब किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपकी बिल्कुल फेयरली, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए दोस्तों। गुड को क्या करते हो, कैश में परचेज करते हो, जो गुड्स हो वो कैश में आप परचेज करते हो, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कैश रिसिप्ट होनी चाहिए दोस्तों।
अगर आप गुड्स को आप परचेज क्रेडिट में करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस, कॉपी ऑफ इनवॉइस होनी चाहिए दोस्तों। कहने का क्या मतलब दोस्तों कि आपके पास आपके पक्के जो आपके बिल है वो होने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट फिर कहाँ पे फिट बैठता है दोस्तों, जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट था दोस्तों, उस पे फिट बैठता है। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की ट्रांजैक्शन की जो आपकी जांच होगी वो इन्हीं सी चीजों से होगी दोस्तों, जो आपके बिल होते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मेन एम यही है दोस्तों कि आपका जो जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके लिए आपके जितने भी प्रकार की आप कोई मेमोस होता है या इनवॉइस होता है या सेल बिल होता है, परचेज बिल होता है या कोई स्लिप होती है या कोई एग्रीमेंट होता है, वे आपके पास सभी के सभी होने चाहिए दोस्तों। वो आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बताता है दोस्तों। दोस्तों ये थे सारे के सारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी कुछ रहते हैं दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन भी है दोस्तों। एक वीडियो और लेके आऊंगा दोस्तों मैं, उसमें हम एक तो बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन की, और एक दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, वो उसमें कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो क्या कि आपके किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। वे मैं जो क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जो कि आपको यूट्यूबर कम ही बताते हैं, मैं उनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए। इसके बाद मैं जो पार्ट टू की वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, आपको फिर वो देखनी है। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और क्या है जो बेल आइकन है साइड में उसको क्लिक कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और ऐसी वीडियो मैं आने वाले टाइम में लेके आता रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों टेक